Hello everyone, this is me Sonu Srivastava back with another exciting video। आपका स्वागत है मेरे चैनल पब्लिक सर्वेंट रूल्स में। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जनरल फाइनेंशियल रूल्स 2017 का चैप्टर नंबर 5 वर्क्स, जो कि रूल 130 से शुरू होता है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मेरे वीडियोज़ को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे कि जो भी वीडियोस अब रेगुलरली इंटरवल पे आपको मिलती रहेंगी उसके अपडेट्स आपको टाइमली मिल सकें। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जो रूल 130 है दैट डिस्क्राइब्स द 3 टाइप्स ऑफ वर्क। 3 तरीके के काम होते हैं, 3 तरीके के वर्क्स होते हैं। एक है ओरिजिनल वर्क, एक है माइनर वर्क और एक होता है रिपेयर वर्क। तो इसी तीनों टाइप्स ऑफ वर्क्स को डिस्क्राइब किया गया है रूल 130 में। ओरिजिनल वर्क क्या होता है? तो ओरिजिनल वर्क वो नाम से ही समझ में आ रहा है कि वो काम जो ओरिजिनली किया गया है, शुरुआती तौर पे किया गया है। यानी हमने वो शुरुआती तौर पे क्या हो सकता है कि बिल्कुल नए तरीके का कंस्ट्रक्शन किया गया हो। अगर सपोज़ कोई बिल्डिंग बनानी है तो उसमें ओरिजिनल वर्क क्या होगा कि हमारे पास पहले से ही लैंड थी, अब एक बिल्कुल नई बिल्डिंग बनाई गई है। मतलब स्टार्टिंग वर्क जो है वो उसे हम ओरिजिनल वर्क कह सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या क्या आ सकता है? जितने भी नए तरीके के कंस्ट्रक्शन है वो आ सकती है। किसी चीज़ को बनाने के लिए अगर साइट प्रिपेयर किया गया है तो वो आ सकता है। कोई एग्जिस्टिंग कोई वर्क है उसमें अगर एडिशन किया जा रहा है या उसमें बदलाव किया जा रहा है वो भी आ सकता है। कोई हमने नई बिल्डिंग खरीदी है या कोई नया एसेट खरीदा है और उसमें हम स्पेशल रिपेयर करा रहे हैं तो उसे भी हम ओरिजिनल वर्क कहेंगे। ठीक है, ओरिजिनल वर्क उसे भी कहेंगे। मान लीजिए कि कोई अबेंडन बिल्डिंग थी, कोई बिल्डिंग एक गवर्नमेंट बिल्डिंग थी कि जो कि अबेंडन थी, उस यूज़ में नहीं थी, उसे तोड़कर उसे रीमॉडल किया गया या उसके जगह पर कुछ और बना दिया गया, रिप्लेस कर दिया गया, तो इसे भी हम ओरिजिनल वर्क ही मानेंगे। ठीक है। माइनर वर्क क्या होती है? माइनर वर्क होती है वो वर्क्स जो कि बस जो एसेट या जो वर्क पहले से हो रखा है उसी में थोड़ा कैपिटल वैल्यू ऐड कर देती है, पर उससे कोई नया एसेट क्रिएट नहीं होता है। शॉर्ट मतलब सिंपल एग्जांपल मैं ये बता रहा हूँ। जैसे सपोज़ एक बिल्डिंग बनी है जो कि जिसमें एक ही फ्लोर है, 1 स्टोरी बिल्डिंग है। अब उसमें माइनर वर्क के तौर पर क्या हो गया, हमने एक और फ्लोर बना दिया। तो उससे क्या होगा कि वो जो घर है या वो जो बिल्डिंग है उसमें एक कैपिटल वैल्यू ऐड हो गई। यानी कल को अगर वो सेल आउट होगी या मतलब कभी भी उसको मोनेटाइज किया जाएगा, पैसे में तोला जाएगा, तो उसमें क्योंकि अब उसमें एक वैल्यू ऐड हो गया कि ये बिल्डिंग 2 तल्ले की है तो उसका रेट कुछ इस तरीके से होगा, है ना। उसका मतलब ये नहीं कि हमने एक बिल्कुल एक नया घर बना दिया। ठीक है, बस जो कैपिटल पहले से ही हमारे पास है उसमें हमने जो पहले एसेट्स जो पहले से ही है उसी में एक कैपिटल वैल्यू ऐड हो गया। और लास्ट आता है रिपेयर वर्क। तो एज द नेम सेज, जो भी हमने बिल्डिंग या फिक्सेशंस बनाए हैं, जो भी बिल्डिंग में कुछ एडिशनल चीज़ें हमने लगाई हैं, उसको रिपेयर करना, मेंटेन करना ताकि वो सालों साल चल सके, ऐसे कार्य को हम लोग रिपेयर वर्क कहते हैं। इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि जो वर्क्स होते हैं उसमें वो सारे गुड्स एंड सर्विसेज इंक्लूड हो जाते हैं जो कि इंसिडेंटल होते हैं या कॉन्सिक्वेशनल होते हैं। मींस हम लोग कोई वर्क कर रहे हैं, उसके बीच में हमें कुछ एक एडिशनल तुरंत ऑल ऑफ द सडन कुछ अगर नया वर्क करना रह गया जो कि इंसिडेंटल था, यानी कुछ गलती हो गई काम में, उसके वजह से उसे रिपेयर करने के लिए, उसे ठीक करने के लिए हमें कुछ एडिशनल काम करना पड़ गया। या अगर हम कोई एक रोड बना रहे थे, उसके लिए मान लीजिए बीच रास्ते में एक पेड़ आ रहा है, अब पेड़ को काटना है, उसके लिए मैन पावर लग रहा है, उसके लिए जो भी सामान लग रहा है, ट्रांसपोर्ट का कॉस्ट लग रहा है, तो ये सब क्या हो गया, कॉन्सिक्वेशनल हो गया, इंसिडेंटल हो गया, यानी ये प्लान में नहीं था, है ना। ये अचानक ये काम करने के बीच में ये एक एडिशनल कॉस्ट या एडिशनल काम आ गया है, तो इसे भी हम वर्क्स की कैटेगरी में रखते हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है मैंने रूल 130 में कुछ ज़्यादा ही समय ले लिया, बट माई टारगेट वॉज कि आप एकदम आसान तरीके से GFR समझ सके। तो मुझे लगता है कि आप रूल 130 इज़ वेल अंडरस्टूड। तो आगे बढ़ते हैं रूल 131 में। नाउ रूल 131 सेज अबाउट द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ वर्क्स। यानी जो भी डिपार्टमेंट या जो भी मिनिस्ट्री ने कोई काम कराया है, कोई वर्क कराया है, तो उसमें उनके प्रशासनिक अधिकार क्या होंगे, क्या हक होगा उनका उस बिल्डिंग या उस वर्क पे। तो नॉर्मली जैसे कि आप देख सकते हैं 3 कंट्रोल्स होते हैं। पहला, जो पूरा कंस्ट्रक्शन का जो पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा वो उनका होगा,
उसे मेंटेन करना, उसका रख रखाव करना, वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हीं की होगी, जो मिनिस्ट्री है या डिपार्टमेंट जो वर्क करा रहा है। ठीक है। दूसरा, जो भी बिल्डिंग या जो भी उससे मिलते जुलते जो भी काम वर्क्स कराए गए हैं, सपोज जैसे एक बिल्डिंग बनी है, उसके साथ इलेक्ट्रिसिटी के लिए एक अलग से डिवीज़न बना है, ठीक है, या कोई प्लेग्राउंड बना है या कुछ भी, तो उसका पूरा प्रॉपर यूटिलाइज़ करना। ऐसा नहीं कि अगर कोई रूम एक बनाकर दे दिया गया है जिसे आप कैंटीन के तौर पे इस्तेमाल करें और उसे आप किसी और पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं। ठीक है। तो जो भी बिल्डिंग्स या अलाइड वर्क्स हुए हैं उसको प्रॉपर यूटिलाइज़ करने की भी जिम्मेदारी उन्हीं की होती है। ठीक है। तीसरा, ये जो भी काम करना है, यानी कंस्ट्रक्शन कराना, मेंटेन कराना, प्रॉपर यूटिलाइज़ करना, इसमें जो भी खर्चा आएगा वो खर्चा भी इन्हें ही करना है। ठीक है। वो फंड का प्रोविज़न भी इसी मिनिस्ट्री या इसी डिपार्टमेंट का होगा जिसको ये बिल्डिंग या उस वर्क का पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल मिला है। तो जाहिर है कि भाई जिसका अधिकार है उन्हें ही सारी जिम्मेदारी लेनी होगी। तो रूल 131 यही कहता है। अब लेट्स मूव टू रूल 132। 132 बात करता है पावर्स टू सैंक्शन वर्क, यानी ऐसी कौन सी अथॉरिटी होगी किनको ये अधिकार मिला होगा किसी भी कार्य को स्वीकृत करने का, उससे मिले जुले जो भी खर्चे हैं उसे स्वीकृत करने का। तो ये रूल क्या कहता है कि डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर रूल्स के तहत, या जिस मिनिस्ट्री या जिस डिपार्टमेंट का ये कार्य है उनके संस्था के अंदर अगर कोई ऐसी नियम कानून बनी हुई है जिसमें निर्धारित हो कि किस तरीके का काम किसे स्वीकृत करना है, तो ये दोनों रूल के तहत जिसे भी वो डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्री पावर दे सकती है वो उस अथॉरिटी को कॉम्पिटेंट बना सकती है कि वो कार्य को स्वीकृत कर सके या उससे मिले जुले जो भी खर्चे हैं उसे स्वीकृत कर सके। नाउ वी आर इन अ वेरी इंपॉर्टेंट रूल 133। 133 मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग इस रूल को बहुत ध्यानपूर्वक सुने। प्लीज़ पे अटेंशन, I'll take some time। ठीक है। अब रूल 133 में क्या है, इसमें 3 क्लॉज हैं। 133 का पहला क्लॉज क्या कहता है कि कोई भी मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट वो डायरेक्टली किसी भी तरीके का रिपेयर वर्क शुरू कर सकता है जो 60 लाख के अंदर तक का हो। यानी आप समझिए कि एनी मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट में स्टार्ट और एग्जीक्यूट एनी रिपेयर वर्क अप टू ₹60 लाख। ठीक है। बट उसमें उनको क्या करना है, वो डायरेक्टली तो शुरू कर सकता है, बट जो GFR के रूल्स 139 है जो कि बताता है कि एक कार्य को कैसे एग्जीक्यूट किया जाता है, मतलब बेस्ड ऑन कॉस्ट उनको किस तरीके से टेंडरिंग करनी है, कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनाना है, ये सब वो सब, तो वो पूरा एग्जीक्यूशन का जो प्रोसेस है उसको फॉलो करना है। और एक है रूल 159 जो कि बताता है कि आपको जितने भी टेंडर डॉक्यूमेंट्स है या जो भी एडवर्टाइज़ करना है वो सारा पब्लिश होना चाहिए, यानी ऑन द वेब होना चाहिए, CPP पोर्टल पर, जेम पर, ये सब पर होना चाहिए। और रूल 160 जो कि कहता है प्रोक्यूटमेंट, यानी जो भी आप टेंडरिंग का प्रोसेस कर रहे हैं, पूरा जो प्रोक्यूटमेंट का आप जो साइकिल फॉलो करेंगे, पूरा करेंगे, फ्रॉम इनवाइटिंग टेंडर टू फाइनेंशियल बिड, ये सब, और जो फाइनल वर्क ऑर्डर वगैरह इशू करना है ये सारा वे में होगा, यानी थ्रू ऑनलाइन होगा, ये सारी चीज़ें ऑनलाइन होंगी। ठीक है। तो मैं एक बार फिर से समराइज़ कर ले रहा हूँ। रूल 133 का जो सब क्लॉज 1 क्या कहता है कि जो भी मिनिस्ट्री या जो भी डिपार्टमेंट जिसे कोई रिपेयर वर्क शुरू करना है और उस वर्क का मूल्य अप टू 60 लाख है, 60 लाख तक का अगर कोई रिपेयर वर्क है तो वो डायरेक्टली शुरू कर सकता है। बस उसे GFR के 3 नियमों का ध्यान रखना है। एक रूल 139, दूसरा है रूल 159 और तीसरा है 160। ठीक है। अब रूल 133 का सब क्लॉज 2 क्या कहता है कि कोई भी मिनिस्ट्री या कोई भी डिपार्टमेंट अगर कोई रिपेयर वर्क शुरू करना चाहता है जो कि 60 लाख से ऊपर तक का है और कोई भी ओरिजिनल या माइनर वर्क शुरू करना चाहता है, ठीक है। अब ओरिजिनल और माइनर वर्क में कोई कॉस्ट लिमिट नहीं डाला गया है, पर बोला जा रहा है कि अगर रिपेयर वर्क जिसका मूल्य 60 लाख से ऊपर का है और किसी भी मूल्य का, ठीक है, ऑफ एनी रेट, जो भी ओरिजिनल और माइनर वर्क होगा वो किससे करा सकता है, तो वो किसी भी पब्लिक वर्क ऑर्गेनाइजेशन से करा सकता है। मतलब समझिए कि कोई भी सरकारी कंपनी से करा सकता है। ठीक है। जैसे एग्जांपल में CPWD यानी सेंट्रल की जो पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट है वो उससे करा सकता है, स्टेट के PWD से करा सकता है। ठीक है।
कुछ मिलिट्री मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में कोई अगर जैसे BRO वगैरह जैसी संस्था है, सरकारी संस्था है, वो उससे करा सकते हैं, ठीक है। या जिस मिनिस्ट्री में का ये काम है उसके अंदर में अगर कोई PSU है या कोई सरकारी ऐसी विंग है जिसका काम कंस्ट्रक्शन वगैरह करना है या वो उस तरीके का वर्क करता है, तो उससे वो करा सकता है, ठीक है। तो इन शॉर्ट में मतलब क्या है, मैं फिर से इसको समराइज़ कर दूँ। कोई भी मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट, उन्हें अगर रिपेयर वर्क कराना है और वो रिपेयर वर्क 60 लाख को क्रॉस कर जाता है, ठीक है, और किसी भी मूल्य का ओरिजिनल या माइनर वर्क कराना है, तो वो किसी भी सरकारी संस्था से करा सकता है जिनका काम कंस्ट्रक्शन का हो, ठीक है। तो ऐसी कौन कौन सी संस्था है, फॉर एग्जांपल में यहाँ दिया हुआ है कि सेंट्रल का PWD हो गया, CPWD, स्टेट का PWD हो गया, BRO हो गया, रेलवेज़ के बहुत सारे PSUs हैं, ठीक है। तो इन सब से वो करा सकते हैं। अब रूल 133 का क्लॉज 3 क्या कहता है? तो ये जो 133 का क्लॉज 3 है, ये इससे पहले वाला जो सब क्लॉज था 133 का क्लॉज 2, उसका एक सब्स्टिट्यूट है, यानी एक ऑल्टरनेटिव है, आप सपोज कह सकते हैं। यानी ये सब क्लॉज क्या कहता है कि कोई भी मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट 60 लाख से ऊपर तक का, मीन्स एनी रिपेयर वर्क विच इज़ अबव 60 लाख एंड ओरिजिनल वर्क ऑफ एनी वैल्यू, किसी भी वैल्यू का ओरिजिनल वर्क वो किन से करा सकता है? तो देखिए यहाँ पर ऑप्शंस दिए हुए हैं। ये वो किसी भी PSU से करा सकता है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग से, जो कि सिविल और इलेक्ट्रिकल वर्क का काम करते हैं, ठीक है। दूसरा, किसी भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन या PSU से करा सकता है जो MOHUA से एफिलिएटेड है, नोटिफाइड है। MOHUA मतलब मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, ठीक है। तो उनका, उस कंपनी का फाइनेंशियल और टेक्निकल कैपेसिटी देखकर आप उनसे भी करा सकते हो, है ना। बस आपको ये ध्यान देना है कि अब यहाँ पर क्योंकि बहुत सारी कंपनीज इन्वॉल्व होंगी, तो इसमें कंपटीशन भी होना चाहिए। यानी जो भी इसमें काम दिया जाएगा, वर्क दिया जाएगा, वो लमसम सर्विस चार्ज के रेट पे दिया जाएगा। यानी जो भी अलग अलग कंपनीज आएंगी, वो जो सबसे कम वो सर्विस चार्ज में वो काम कर रही होंगी, तो क्योंकि एक कंपटीशन का माहौल हो जाएगा, तो वो कंपटीशन के लिए सर्विस चार्ज फिक्स रखा जाएगा, और जो भी कंपनीज सबसे कम सर्विस चार्ज ऑफ़र करेंगी, उन्हीं से हमें काम कराना है, ठीक है। अब कुछ एक्सेप्शनल केसेस में क्या हो सकता है कि नॉमिनेशन अलाउ हो सकता है। GFR का रूल 194 जो कि नॉमिनेशन की बात करता है, तो इस केस में भी कुछ ऐसी एक्सेप्शनल केसेस में हो सकता है कि नॉमिनेशन अलाउड हो। अब नॉमिनेशन का किस तरीके से अलाउड होगा? मान लीजिए कि कोई ऐसा साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कोई न्यूक्लियर की कोई मशीन बनानी है, या जैसे डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी जो एक एटॉमिक विभाग है, उन्हें कुछ ऐसी एटॉमिक रिएक्टर या कुछ उस तरीके का बनाना है जो कि कंपनीज बहुत कम हैं, या सिर्फ एक कंपनी है जो कि उस तरीके का जो है मतलब मशीनरी या उस तरीके का वर्क करने में एक्सपर्टीज़ है उनका। और यहाँ पर अगर हम सर्विस चार्ज को अगर देखें तो फिर हमें क्वालिटी नहीं मिल पाएगी। तो उस बेस में क्या है कि वो डिपार्टमेंट एक कंपनी को नॉमिनेट कर सकती है कि हाँ, ये जो कंपनी है दिस इज़ बेस्ट इन दिस वर्क और क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ भी नहीं करती है, तो इसको हम कंपटीशन से बाहर रखते हैं और इसे हम नॉमिनेशन बेसिस पे हम इन्हें काम दे सकते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर एक्सेप्शनल केस, तो ये सब जैसे एक्सेप्शनल केसेस बन जाते हैं। तो अगर एक्सेप्शनल केस होगा तो नॉमिनेशन बेसिस में भी किसी कंपनी को वर्क ऑर्डर दिया जा सकता है। अब यहाँ पर देखिए नोट करने को क्या लिखा हुआ है कि कुछ साइंटिफिक मिनिस्ट्रीज़ या डिपार्टमेंट, उनको छूट मिली हुई है कि वो रिपेयर वर्क 5 करोड़ तक का रिपेयर वर्क वो नॉमिनेशन बेसिस में कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे आपका ये हो गया इसरो हो गया, ठीक है, या DAE होगा, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी होगा। तो ये सब साइंटिफिक वर्क्स जो साइंटिफिक डिपार्टमेंट्स या मिनिस्ट्रीज़ हैं, इनका क्योंकि जो मशीनरी या जो अब जैसे रॉकेट्स वगैरह जो हैं, तो उनका रिपेयर वर्क क्या है बहुत ज़्यादा है। तो इन सब मिनिस्ट्रीज़ को थोड़ी छूट मिली हुई है कि आप 5 करोड़ तक का जो रिपेयर वर्क है वो आप नॉमिनेशन बेसिस में किसी कंपनी से करा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये जो छूट मिली हुई थी, ये अभी तक के GFR में तो ये लिखा हुआ है कि 31 मार्च 2025 तक ही मिली हुई थी, और इसके बाद मिनिस्ट्री
डिस्कशन करके या रिव्यू करने के बाद ही इसे एक्सटेंड करेगी। तो टिल नाउ वी हैवंट रिसीव्ड एनी अपडेट, मतलब इसके बारे में अभी तक हमें पता नहीं चला है। बस ये एक एडेड इन्फॉर्मेशन है कि जो कि अब पुरानी हो चुकी है, पर गवर्नमेंट ने अभी ऐसा कोई पब्लिक में जारी नहीं किया है कि इस रूल को उन्होंने एक्सटेंड किया है कि नहीं किया है। ठीक है, तो मैंने बहुत समय ले लिया 133 में, बट दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल ऑफ दिस चैप्टर, आई मस्ट टेल यू। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं आगे। नाउ मूविंग टू रूल 134। रूल 134 क्या कहता है कि ऐसा कोई भी वर्क, कोई भी कार्य, ठीक है, जो किसी भी मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट को नहीं दिया गया है, वो किसे चला जाता है? वो चला जाता है सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट को। ठीक है ना। और सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट क्या करेगी कि किसी दूसरे विभाग का अगर वो कोई काम अगर वो कर रही है, वर्क कर रही है, तो उसके बजट को यूज़ करके वो ये कार्य पूरा नहीं करेगी। अब मैं एक शॉर्ट एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि कोई एक दिल्ली की ही मैं एग्जांपल दूँ। जैसे मान लीजिए बहुत सारे झुग्गी झोपड़ी बने हुए थे। अब गवर्नमेंट ने क्या किया है कि उस झुग्गी झोपड़ी को हटाने के लिए वहाँ पर एक अपार्टमेंट बनाकर वो गरीबों को एक आवास प्रदान कर रहे हैं। अब क्योंकि वो किसी मिनिस्ट्री के अंदर नहीं आती है, ठीक, एग्जांपल में बता रहा, सपोज मान लीजिए ये कार्य किसी मिनिस्ट्री को देनी नहीं थी, ये गवर्नमेंट या प्राइम मिनिस्टर जो थे उनके आदेश से ये कार्य बनना था। अब क्योंकि ये कार्य किसी मिनिस्ट्री को नहीं जाती है, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट किससे चली जाएगी? ये सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट को चली जाएगी। अब उन्हें क्या है, उन्हें भी बजट मिलता है, उन्हें भी जो कार्य दिए जाते हैं उसे पूरा करने के लिए उन्हें पैसे दिए जाते हैं। अब ऐसा ना हो कि जो दूसरी संस्था ने जो CPWD को काम दिया है उसमें से अगर कोई पैसा है या उस पैसे का कोई पोर्शन को वो निकाल कर वो इस ये वाली बिल्डिंग में या ये वाले काम करने के लिए इस्तेमाल करें। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। तो आप समझ गए होंगे कि जो भी कार्य किसी भी मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट को नहीं मिलता है वो किसके अंदर चला जाता है, उसका एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, दैट गोज टू CPWD। सो लेट्स मूव अहेड विथ रूल 135। रूल 135 सब क्लॉज 1 इज़ अ जनरल रूल जो कि बताता है कि जो भी वर्क किसी भी मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट के अंदर हो रहा है तो उस कंसर्न मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट को रूल 144 फॉलो करना है ऑफ द GFR। तो रूल 144 स्पेसिफाई करता है कि किसी भी प्रोक्यूटमेंट का जो फंडामेंटल प्रिंसिपल होता है, जो कि बताता है कि आपको प्रोक्यूटमेंट करते समय बहुत ध्यान देकर प्रोक्यूटमेंट करना होता है। आपको ऐसा नहीं समझना है कि फ्री का पैसा है, कैसे भी जिसे भी ऑर्डर मिल रहा है उसे दे देना है, वैसा नहीं। जिस तरीके से आप कोई भी सामान अपने हार्ड अर्न मनी को किसी भी सामान में इन्वेस्ट करने के लिए आप जितनी विवेक यूज़ करते हैं, जितनी मेहनत यूज़ करते हैं, उसी तरीके की एक्सपेक्टेशन हमसे रखी जाती है कि हम जो भी प्रोक्यूटमेंट करेंगे हम भी उसी विवेकशीलता के साथ वो प्रोक्यूटमेंट करेंगे। ठीक है, तो इस रूल को आपको फॉलो करना है। साथ में आपके डिपार्टमेंट के अंदर में भी जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनी हुई है वर्क्स को लेकर, उसे भी आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। नाउ सब क्लॉज 2 टॉक्स अबाउट अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। ये बात करता है कि जो भी मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट जो अगर कोई लार्ज वैल्यू प्रोजेक्ट करा रही है तो उन्हें एक प्रोजेक्ट टीम का गठन करना होगा। ठीक है, और उस प्रोजेक्ट टीम को आपको कोई भी दूसरा ऑपरेशनल काम नहीं देना है। देयर फॉरमोस्ट जॉब विल बी टू लुक ओवर द प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन, कि जो भी ये लार्ज वैल्यू प्रोजेक्ट वो डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्री करा रही है वो सही से हो रहा है कि नहीं। ठीक है, विदाउट डेविएटिंग टू एनी अदर वर्क। ठीक है, तो जो भी वो टीम का गठन होगा, जो भी प्रोजेक्ट टीम बनेगी जिसका काम उस प्रोजेक्ट को देखना होगा, उसे भी किसी भी तरीके का अन्य कोई कार्य ना दिया जाए। नाउ रूल 136, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट रूल। रूल 136 का सब क्लॉज 1 क्या कहता है कि एनी मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट शुड नेवर कमेंस एनी वर्क, वो किसी भी कार्य की शुरुआत नहीं करनी चाहिए या उससे रिलेटेड कोई भी लाइबिलिटी, जिम्मेदारी है उसे नहीं लेनी चाहिए तब तक। कब तक नहीं लेनी चाहिए? जब तक ये जो लिस्टेड जो 7 पॉइंट्स है ना, ये कंप्लीट ना हो जाए। जैसे फर्स्ट में आप देख सकते हो कि पहले एडमिनिस्ट्रेटिव एक प्रशासनिक अप्रूवल मिल जाए कि हाँ ये काम होना है। अगर बिल्डिंग बननी है तो एक अप्रूवल मिल जाए कि एक बिल्डिंग बननी है। ठीक है, दूसरा, बिल्डिंग में जो बजट लगना है, ठीक है, एस्टिमेटेड जो बजट लगना है उसकी स्वीकृति मिल जानी चाहिए। तीसरा, अब जब बिल्डिंग बनने की परमिशन मिल गई, बजट भी स्वीकृत हो गया, तो अब वो बिल्डिंग बनाने के लिए डिटेल डिज़ाइन बननी है, उन्हें उस डिज़ाइन को जिससे अप्रूव कराना है वो सब पूरा अप्रूवल हो जाना चाहिए।
चौथा, अब डिज़ाइनिंग होने के बाद हमें समझ में आया कि क्या क्या स्पेसिफिकेशंस होंगी, कौन से सामान की कितनी क्वांटिटी लगेगी, ठीक है। तो वो सब का भी एक एस्टिमेट बनना चाहिए। अब ये एस्टिमेट के लिए क्या कहा गया है कि अगर CPWD उसी तरीके का कोई कार्य कर रहा है तो उनसे आप एक अप्रूव्ड उनका जो शेड्यूल ऑफ रेट्स है वो आप लेकर और उसी रेट को आप सैंक्शन करा सकते हैं, मतलब उसी रेट के अनुसार आप स्वीकृत करके अपने कार्य शुरू कर सकते हैं, ठीक है। पांचवा, अब ये सब भाई एस्टिमेट स्पेसिफिकेशन मिल गया तो अब फंड्स मिल जाने चाहिए, मतलब फंड्स अप्रूव हो जाने चाहिए। पहले तो वो ऑन पेपर वो स्वीकृत हुई थी, अब फंड्स डिपार्टमेंट को मिल जानी चाहिए। सातवां, अब फंड्स मिलने का मतलब ये नहीं कि जो डिपार्टमेंट है वो खुद ही काम करना शुरू कर दे, उन्हें क्या करना होगा, टेंडर इनवाइट करना होगा, पूरा का पूरा टेंडर प्रोसेस करना होगा। और जैसे ही जो टेंडर प्रोसेस होगा, जो भी कॉम्पिटेंट जो भी बिड बाहर निकल कर आएगी, सक्सेसफुल बिडर जो होगा, जो वेंडर होगा जिसे हमें काम देना है, उसे हम फाइनली क्या करेंगे, वर्क ऑर्डर इशू करेंगे। अब 136 का सब क्लॉज 2 क्या कहता है कि सपोज़ कोई अर्जेंट केसेस हैं जिसमें हम ये सब जो तुरंत हमें कोई वर्क एग्जीक्यूट करना है, वर्क करना है और हमारे पास समय नहीं है ये जो सब क्लॉज 1 का जो स्टेप नंबर 1 से लेकर 7 तक का उसे फॉलो करने का, तो जो अर्जेंट केसेस में होंगे तो उसमें जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होगा जिसके अंदर वो वर्क होना है, वो अपने जजमेंट के अनुसार और रिस्पॉन्सिबिलिटी के अनुसार वो क्या करेगा, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे वो कार्य को शुरू करेगा। और पैरेलली जैसे जैसे वो कार्य चलता भी रहेगा उसके साथ साथ उन्हें ये सारे जो प्रोसेसेस हैं स्टार्टिंग फ्रॉम 1 एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल लेने से लेकर वर्क ऑर्डर इशू करने तक का प्रोसेस भी वो क्या करेंगे, वो पैरेलली करते रहेंगे। सब क्लॉज 3 क्या कहता है कि सपोज़ कोई वर्क एक प्रोग्रेस में है और उसके साथ साथ एक अचानक एक एडिशनल प्रोजेक्ट मिल जाता है, यानी एक एडिशनल कोई वर्क करने की ज़रूरत पड़ जाती है, ठीक है। तो उसे उसी वर्क में मर्ज नहीं करना है, तो आपको क्या करना है, एक सप्लीमेंट्री एस्टिमेट बनाएं, यानी वो जो एडिशनल काम है उसके लिए आपको एक सप्लीमेंट्री उसका एस्टिमेट, उसका बजट, उसका डिज़ाइन वगैरह बनाकर, जैसे ये जो हमने प्रोसेस क्लॉज 1 में बात की थी उसी तरीके का प्रोसेस उसके लिए भी होगा, ठीक है। वो उसी वर्क में के साथ साथ आप उस एक्स्ट्रा वर्क को नहीं करेंगे, आप उसके लिए एक सप्लीमेंट्री एस्टिमेट और अप्रूवल लेकर ही वो एडिशनल काम या जो एडिशनल प्रोजेक्ट मिला है, ठीक है, जो कि ओरिजिनल ये वाले काम में वो डिपेंडेंट नहीं, वो इंडिपेंडेंट काम है, ठीक है। तो उसके लिए आप ऐसा नहीं कि इसके वर्क में जो पैसा मिला उसी के साथ आप उससे भी शुरू कर दें, उसके लिए आपको सारी चीज़ें एडिशनली बजट अप्रूवल, एडिशनल डिज़ाइन वगैरह सब चीज़ फिर से करना होगा ना। रूल 137 समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल लूँगा। सपोज़ मान लीजिए कि कोई एक कॉलेज का वर्क एक मिला है, एक मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को किसी कॉलेज इस्टेब्लिश करने का वर्क मिला है। अब कॉलेज में क्या होता है कि ये कॉलेज इज़ अ बिग प्रोजेक्ट, उसके अंदर बहुत सारे वर्क्स होंगे, मतलब एक बिल्डिंग बनेगी कैंटीन की, कुछ ऑडिटोरियम बनेगी, फिर इलेक्ट्रिसिटी के लिए एक अलग से सिस्टम बनेगा। तो सिंस ये अलग अलग वर्क है बट दे आर पार्ट ऑफ अ सिंगल प्रोजेक्ट इज़ कि कॉलेज बनना है, तो ये पूरा जो प्रोजेक्ट कहलाएगा एक वर्क कहलाएगा। ये अलग अलग वर्क नहीं होगा कि एक वर्क हो गया कि हमें कैंटीन बनाना, एक वर्क हो गया कि हमें इलेक्ट्रिसिटी का सेटअप करना है, एक वर्क हो गया कि ऑडिटोरियम एंड क्लासरूम बनाना है, ऐसा नहीं। दीज आर पार्ट ऑफ वन सिंगल वर्क। अब क्योंकि अलग अलग अथॉरिटीज़ होते हैं जिनको पावर दी जाती है एज़ पर डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर रूल्स कि बेस्ड ऑन कॉस्ट ऑफ एक्सपेंडिचर अलग अलग अथॉरिटीज़ होती हैं। जो हायर अथॉरिटीज़ होते हैं उन्हें ज़्यादा पैसे सैंक्शन करने की अथॉरिटी होती है। अब जस्ट बिकॉज कि आप उस अथॉरिटी से अप्रूवल नहीं लेना चाहते हैं, आप ये जो एक बड़ा वर्क है, बड़ा प्रोजेक्ट है कॉलेज का, उसे आप छोटे छोटे टुकड़ों में वर्क दिखा रहे हो। जैसे एक कैंटीन को एक वर्क दिखा दे रहे हो और क्लासरूम को एक वर्क दिखा दे रहे हो, जिससे कि आपको वो सीनियर अथॉरिटी से सैंक्शन लेने की ज़रूरत ना पड़े, आप लोअर अथॉरिटी से सैंक्शन ले लें जिनको कम कॉस्ट का अप्रूवल देने का है। तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है, इस तरीके का कार्य नहीं करना है जस्ट बिकॉज कि आप अवॉइड करें कि आप हायर अथॉरिटी से अप्रूवल ना लें। आप मल्टीपल वर्क्स को दैट आर फॉर्मिंग वन प्रोजेक्ट, उसे आप मल्टीपल वर्क्स नहीं दिखा सकते हैं, ठीक है। बट अगर कोई इंडिपेंडेंट वर्क हो रहा है उसे आप दिखा सकते हो। सपोज एक कॉलेज बन रहा है, आप उसी के बगल में एक बैंक बनना है, ठीक है, वो भी कैंपस का हिस्सा है बट वो एक बैंक बनना है, तो दैट इज़ एन अदर इंडिपेंडेंट वर्क। कुछ एक दूसरा मान लीजिए कोई हॉस्पिटल भी बनना है तो दैट इज़ एन इंडिपेंडेंट वर्क। तो इस केस में ये रूल लागू नहीं होती है। बट अगर कॉलेज बनना है और कैंटीन, ऑडिटोरियम, क्लासरूम दे आर
दीज वर्क्स आर पार्ट ऑफ वन प्रोजेक्ट, तो इसे वन वर्क माना जाएगा। और जो हायर अथॉरिटी है, जो भी कंसर्न अथॉरिटी जो इस हायर प्रोजेक्ट के लिए सैंक्शनड अथॉरिटी, उसी से सैंक्शन लेना है। एंड it should not be bypassed by showing it as a smaller project or smaller work. Now let's look into rule 138. Rule 138 is very simple that अगर कोई भी मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट ने कोई वर्क कराया है और एक कुछ उसमें से ऐसा लग रहा है कि जो बजट उस वर्क के लिए अलॉट हुआ तो उसमें से कुछ पैसे बच जाएं और हम एक नया वर्क शुरू कर लें, तो दिस इज़ नॉट अलाउड। जिस वर्क का जितना पैसा मिला हुआ है, अगर उसमें कुछ अनस्पेंट है तो उसे गवर्नमेंट को वापस चला जाना चाहिए। दैट शुड नॉट बी यूज्ड फॉर एनी एडिशनल वर्क। Now let's see rule 139. Rule 139, again a very important rule. It tells about the procedure for execution of works by ministries or department. किसी भी काम को एग्जीक्यूट करने की क्या प्रक्रिया होती है उसके बारे में बताया जा रहा है। तो पहले क्या है कि पहले प्रक्रिया में जो सबसे महत्वपूर्ण जो रूल होती है दैट इज़ एक्सपेंडिचर, कि जो भी खर्चा होना है वो कैसे होना है। तो जो भी खर्चा होना है उसका एक पूरा डिटेल प्रारूप बनना चाहिए, और जो भी डिपार्टमेंट उस खर्चे को कर रही है उनके अंदर अगर कोई रेगुलेशन है एक्सपेंडिचर के लिए उसे फॉलो करना है, और उन्हें अपने अकाउंट ऑफिसर से कंसल्ट करके ये सब कार्य को करना है। ठीक है, अब एक आइडिया लेने के लिए वो क्या कर सकते हैं कि जो CPWD अगर इसी तरीके का कोई सिमिलर वर्क कर रहा है तो उनका जो बजट लग रहा है या उनसे आप इनपुट ले सकते हैं और एक एक्सपेंडिचर फाइनल कर सकते हैं कि जिससे कि हम आगे बढ़ सकें। नाउ आफ्टर वी आर डन विद द एक्सपेंडिचर थिंग, तो उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे डिज़ाइन और एस्टिमेट्स में। यानी एक प्रॉपर डिटेल डिज़ाइन बनना चाहिए और एस्टिमेट तैयार होना चाहिए, जिसके बाद उस जो कार्य है उसे सैंक्शन ली जा सके, मंजूरी ली जा सके। नाउ सिंस वी आर रेडी विद आवर बेसिक प्रोसीजर्स, एक्सपेंडिचर फाइनल हो गया, डिज़ाइन एंड एस्टिमेट भी तैयार हो गया, अब हमें अप्रूवल लेना है। कोई भी कार्य बिना एडमिनिस्ट्रेटिव और एक्सपेंडिचर अप्रूवल के आगे नहीं बढ़ना चाहिए। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान देना होता है। Now since we have received our administrative and expenditure approval, तो now we will go with the tendering process। अब टेंडरिंग कैसे होना है, तो अगर कोई भी वर्क जो कि कॉस्ट करता है 10 लाख से 60 लाख के बीच में, ठीक है, तो उसके लिए हम ओपन टेंडर करेंगे, और 10 लाख से नीचे का कोई भी अगर वर्क होगा तो उसके लिए हम लिमिटेड टेंडर करेंगे। जब आगे हम चैप्टर नंबर 6 पढ़ेंगे, या आप मेरे चैनल के बाकी वीडियोज़ भी अगर आप देखोगे GFR में, तो यू विल कम टू नो अबाउट how many types of tender are there and what are the purposes of each and every different types of tenders। तो हम टेंडर डिटेल हम चैप्टर नंबर 6 में पढ़ेंगे। ठीक है, नाउ वी आर डन विद टेंडर प्रोसेस। हमें एक सक्सेसफुल बिडर मिल गया, एक वेंडर मिल गया जिसके रेट्स हमें लग रही हैं दैट इट इज़ फिजिबल और वी शुड मूव अहेड विद दैट वेंडर। तब हम एक कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट बनाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूशन होगा, एक कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट बनाएंगे या एक वर्क ऑर्डर बनाएंगे। ठीक है, जो कि काम शुरू होने से पहले उस वेंडर को मिल जाना चाहिए। ठीक है, काम शुरू होने से पहले कॉन्ट्रैक्ट एक एग्जीक्यूट हो जाना चाहिए या एक वर्क ऑर्डर इशू हो जाना चाहिए उस नेसेसरी जो भी सक्सेसफुल वेंडर है उसे। ना वर्क ऑर्डर इशू होने के बाद जो वेंडर है, जो भी सक्सेसफुल बिडर, उसने काम शुरू कर दिया, काम ख़त्म हो गया, अब बारी है फाइनल पेमेंट की। तो फाइनल पेमेंट कब होगा, जब जो ऑफिसर इंचार्ज जो होंगे वो एक अपना पर्सनल सर्टिफिकेशन देंगे जिसमें ये जो लाइन लिखी हुई है दैट आई एग्जीक्यूटिंग ऑफिसर ऑफ, जो भी प्रोजेक्ट का नाम या वर्क का नाम है, आई एम पर्सनली सेटिस्फाइड दैट द वर्क हैज़ बीन एग्जीक्यूटेड एज पर द स्पेसिफिकेशंस लेड डाउन इन द कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट एंड द वर्कमैनशिप इज़ अप टू द स्टैंडर्ड्स फॉलोड बाय द इंडस्ट्री। तो ये जब रिटर्न में करेंगे, रिटर्न में जो ऑफिसर इंचार्ज होंगे वो सबमिट करेंगे, और उसके बाद उस वेंडर या जो भी कॉन्ट्रैक्टर था जो कि फाइनलाइज हुआ था वर्क के लिए, उसे फाइनल पेमेंट काम होने के बाद मिल जाएगा। नाउ रूल 140 सेज कि जो हमने रूल 133 के सब क्लॉज 2 और 3 में बात की थी, जहाँ पर हमने रिपेयर वर्क्स अबव 60 लाख के कॉस्ट के लिए किस तरीके से कंपनीज़ का सिलेक्शन होगा, किन से हमें काम कराना है, तो उस पर ये कहा जा रहा है कि 133 क्लॉज 2 और 3 में
उसमें जो एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल और एक्सपेंडिचर अप्रूवल होगा वो जिस अथॉरिटी को डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर रूल्स के तहत या डिपार्टमेंटल रेगुलेशन के तहत जिनको अथॉरिटी दी गई उनसे एडमिनिस्ट्रेटिव एंड एक्सपेंडिचर अप्रूवल ले लेना है। और उसके बाद जो भी PSU या जो भी पब्लिक वर्क ऑर्गेनाइजेशन को कार्य देना है उन्हें वो कार्य देना है। उसके लिए एक MOU साइन होगा, ठीक है, और MOU विद द मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट जो वो वर्क करा रही है विथ द PSU या पब्लिक वर्क ऑर्गेनाइजेशन जिनसे वो काम करा रही है उनके साथ एक MOU होना है। तो अभी इससे पहले हमने देखा था कि वो बिडिंग प्रोसेस होगा, उन्हें वर्क ऑर्डर दिया जाएगा या कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा, बट ये जो क्लॉज 133(2) और 133 क्लॉज 3 के अंतर्गत अगर कोई कार्य होना है तो उसके लिए हम, क्योंकि वो एक पब्लिक वर्क ऑर्गेनाइजेशन या एक PSU के साथ होना है, तो उसके लिए हम उनसे एक MOU साइन करेंगे और उस MOU के तहत ही जो भी उस संस्था जो PSU और पब्लिक वर्क ऑर्गेनाइजेशन के रूल के तहत जो वो कार्य करने का उनका तरीका होता है उसके तहत वो कार्य करेंगे। Now we have reached to the end of the chapter with the very last rule, that is rule 141. Rule 141 talks about reviewing of projects. तो आफ्टर कोई भी एक अगर प्रोजेक्ट जो 100 करोड़ से ऊपर की अगर वो अप्रूव होती है तो जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट होगी वो क्या करेगी, एक रिव्यू कमेटी का गठन करेगी जिसमें एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री से कोई रिप्रेजेंटेशन होगा, फिर फाइनेंस से एक रिप्रेजेंटेशन होगा। तो ये फाइनेंस जो उस मिनिस्ट्री के अंदर ही जो इंटरनल फाइनेंस विंग होगी उसका उनके कोई मेंबर्स इसका फाइनेंस की तरफ से रिप्रेजेंट करेंगे, और जो एग्जीक्यूटिंग एजेंसी है जो कि इस कार्य को एग्जीक्यूट कर रही है उसमें से भी एक रिप्रेजेंटेशन होगा। वो ये जो तीनों रिप्रेजेंटेशन है ये कमेटी बनेगी इनकी और ये उस कार्य को रिव्यू करेंगे। अब इस कमेटी को पावर दी गई होगी कि जो भी ये जो वर्क हुआ है उसमें अगर 10% का वेरिएशन आ रहा है, सपोज़ कि मतलब जो भी अप्रूवल एस्टिमेट में काम होना था उससे अगर 10% ज़्यादा कॉस्ट में अगर वो काम हो रहा है तो वो उस वेरिएशन को एक्सेप्ट कर सकती है, ठीक है। तो ये तो था प्रक्रिया रिव्यू करने का जिसमें प्रोजेक्ट्स इज़ ग्रेटर देन 100 करोड़ फॉर वर्क्स विच इज़ लेस देन 100 करोड़। 100 करोड़ से कम का अगर कोई वर्क है तो उसमें क्या है कि जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट के अंतर्गत वो काम हुआ है तो उन्हें वो पावर दी गई कि वो खुद से अपना एक तरीका बना सके जिससे कि वो उस प्रोजेक्ट को रिव्यू कर सके, और जो 10% का वेरिएशन है एस्टिमेट का उससे उसमें वो भी उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो उनके लिए वो ओपन है कि दे आर फ्री टू मेक देयर ओन सुटेबल मैकेनिज्म फॉर देयर रिव्यू। सो ये जो चैप्टर थी वो बहुत ही बड़ी हो गई, but as I already have told you in my last few videos कि I can't help it, my videos will be long क्योंकि I focus कि जो भी मैं चीज़ें बता रहा हूँ that should be detailed, precise and easy to understand. So with this I wrap up my video for today and I hope कि बहुत जल्दी मैं एक नया इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आऊँगा। So stay tuned, keep liking and subscribing my channel.